जय हिंद साथियों। मैं हरी सिंह और आज अपन इस यूट्यूब चैनल पर जो ऑनलाइन क्लास लेने वाले हैं वो है अपनी रीट मेंस एग्जाम 2026 के लिए राजस्थान की बोलियां और भाषा तथा उसके साथ ही कुछ प्रमुख संस्थाएं होती है और अकादमी होती है जो इन भाषा या बोलियों का संरक्षण करती है। तो वो भी अपन इसके साथ में पढ़ेंगे। ये सभी एक तरह से पीवाईक्यू और पीवाईक्यू बेस पर मैंने पूरे प्रश्न बनाए हैं और उन प्रश्नों के साथ उसकी पूरी डिटेल व्याख्या भी की गई है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि ये वीडियो एक बार देखने के बाद में फिर आपको कहीं पर भी दूसरी जगह बोलियां या भाषा की देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे पहले मैंने भाषा या बोलियों से संबंधित एक वीडियो अपलोड कर दिया है और उस वीडियो को जरूर जाकर देखिए। उसके अंदर 20 प्रश्न थे और आज अपन 20 प्रश्न इसमें कवर करेंगे। पूरे पूरे एमसीक्यू टाइप के प्रश्न होंगे और उसके साथ में उसकी पूरी डिटेल व्याख्या होगी। ठीक है। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। और जब नोटिफिकेशन आ जाएगी तो आप उस वीडियो को देख लोगे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप। तो आप वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो रीट का एग्जाम दे रहे हैं, क्योंकि इसमें से एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, इतना मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। क्योंकि ये प्रश्न पिछले 10 वर्षों के जो परीक्षा के पेपर होते हैं उसमें से लेकर मैंने बनाए हैं। उस प्रश्न से मिलते जुलते और कोई प्रश्न बन सकते हैं उनको भी मैंने इसमें शामिल किया है। तो आप कह सकते हैं कि पीवाईक्यू बेस पूरा का पूरा एक तरह से मेथड है अपना और उसके साथ ही उसकी डिटेल व्याख्या भी है। तो चलिए चलते हैं अपन आज के 20 प्रश्नों की ओर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जिसमें पहला प्रश्न अपने पास, राजस्थानी भाषा का वैज्ञानिक विश्लेषण किसने किया। और विश्लेषण की जगह अपन कह सकते हैं वर्गीकरण, क्योंकि थोड़े थोड़े शब्द अलग अलग आ सकते हैं। तो वर्गीकरण भी बोल सकते हैं, विश्लेषण भी बोल सकते हैं। पहली, राजस्थानी भाषा का वैज्ञानिक विश्लेषण किसने किया, जिसमें ऑप्शन है अपने पास गियर्सन, टेलर होम्स, जॉर्ज गिब्सन, ये गिब्सन है, सीएल शाविट्स। ठीक है, ये नाम है कुछ जिन्होंने भाषाओं का वर्गीकरण किया। परंतु अपन क्या पूछ रहे हैं, राजस्थानी भाषा का वर्गीकरण किसने किया। आपको पता होगा जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। और इसने अपनी एक पुस्तक लिखी थी, एक सर्वे किया था, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, और उसके अंदर इसने राजस्थान की भाषाओं को बताया था। तो कह सकते हैं जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन था जिसने लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया एलएसआई नामक पुस्तक में भारत की भाषाओं और बोलियों का सर्वेक्षण किया और इसके अंदर राजस्थान की भाषाओं को भी लिखा। ठीक है, और उसमें कहा कि राजस्थान की सबसे पुरानी भाषा, सबसे प्राचीन भाषा कौन सी मानी गई, इसने मरु मरु भाषा सबसे प्राचीन मानी गई। तो आप कह सकते हैं कि मरु भाषा जो है ये सबसे प्राचीन है। इस मरु भाषा को ही अपन मानक भाषा भी बोलते हैं राजस्थान की। जो मरु भाषा वर्तमान में क्या नाम से जानी जाती है, मारवाड़ी। ठीक है, तो मारवाड़ी को अपन रजवाड़ी कह सकते हैं या कह सकते हैं मरु भाषा, जो राजस्थान की मानक भाषा के रूप में पहचानी जाती है। तो ये था अपने पास पहला प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं अपन। देवड़ावाटी उपबोली किस क्षेत्र में बोली जाती है। बहुत ही फेमस प्रश्न है, बहुत ज्यादा परीक्षा में पूछा गया है, क्योंकि मैंने जब पेपर देखे, पेपर का एनालिसिस किया, तो हर 3 से 4 पेपर में से एक पेपर में ये प्रश्न बन रहा था, जिसमें ऑप्शन है अपने पास सिरोही, उदयपुर, सीकर और बूंदी। तो आप कह सकते हैं उदयपुर के अंदर तो क्या है, मेवाड़ी, सीकर के अंदर क्या है, शेखावाटी, और बूंदी के अंदर क्या है, हाड़ौती। तो एक ही बचा अपने पास, क्या वो है, सिरोही। सिरोही के अंदर क्या है, देखिए कि देवड़ावाटी है क्या। तो देवड़ावाटी को अपन कहते हैं कि मारवाड़ी की उपबोली है। किसकी है, मारवाड़ी। अब कहते हैं कि मारवाड़ी के अंदर भी क्या आती है, गोडवाड़ी आती है, और गोडवाड़ी के अंदर भी क्या आती है वापस फिर अपने पास, देवड़ावाटी आती है। तो आप कह सकते हो कि मारवाड़ी की उपबोली बोलो या गोडवाड़ी की उपबोली बोलो, सब बात एक ही है। तो सिरो इसका राइट आंसर है। देवड़ावाटी कहते हैं कि देवड़ाओं ने यहाँ पर शासन किया, इसलिए की जो बोली थी वो बोली एक तरह से क्या कहलाई, देवड़ावाटी। इस बोली के अंदर अपन बात करें तो इसमें मेवाड़ और मारवाड़ दोनों के बीच में ये एक तरह से जगह है। तो अपन कह सकते हैं कि मारवाड़ मेवाड़ दोनों का इस पे प्रभाव पड़ता है, इसलिए न तो ये मारवाड़ी कहलाती है न ये मेवाड़ी कहलाती है, बीच की भाषा कहते हैं। फिर भी अपन कहते हैं कि इसको मारवाड़ी की उपबोली है, यानी एक तरह से मारवाड़ी का यह भाग है। आगे चलते हैं। भीलवाड़ा में कौन सी बोलियां मिलती है। अब देखिए भीलवाड़ा में कौन सी बोलियां मिलती है, जिसमें हाड़ौती, मेवाड़ी, मालवी, मारवाड़ी व शेखावटी, मेवाती व ढूंढाड़ी, बांगड़ी या गुजराती। तो आप देखिए भीलवाड़ा, अपन यदि राजस्थान का नक्शा देखते हैं ऐसे, ठीक है, ये अपना एक तरह से राजस्थान का नक्शा है। ठीक है, इसमें भीलवाड़ा कहाँ पर है, भीलवाड़ा है यहाँ पर। ठीक है, ये पूरा एरिया भीलवाड़ा का है। अब देखिए भीलवाड़ा के ऊपर क्या है, आपको पता है अजमेर वाला पूरा भाग आ जाता है। ये क्या है, हाड़ौती वाला भाग आ जाता है। तो हाड़ौती की कुछ भाषाएं भीलवाड़ा के अंदर बोली जाती है, पहली चीज। मालवा प्रदेश पूरा है तो इसमें मालवी भी बोली जाती है, दूसरी चीज। और ये हाड़ौती और मेवाड़, मेवाड़ के आसपास है, चित्तौड़ के आसपास, तो इसमें मेवाड़ी भी बोली जाती है। इसके अलावा इसमें एक और चीज बोली जाती है जो अपन कहे तो खेराड़ी भाषा।
खेराड़ी भाषा भी बोली जाती है। तो अपन कहते हैं कि इसमें प्लस और कर सकते हैं खेराड़ी, तो खेराड़ी भाषा भी किसमें बोली जाती है, भीलवाड़ा के अंदर बोली जाती है। तो भीलवाड़ा के अंदर बोलियां जो है वो आपको थोड़ी याद रखनी है। तो इसका राइट आंसर क्या है, हाड़ौती, मेवाड़ी और मालवी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न, कन्नौजी। ये प्रश्न थोड़ा अलग था, किसी अच्छे एग्जाम में आया था इसलिए मैंने उसमें रख दिया है। तो कन्नौजी बघेली ये किसकी उपभाषा है, तो राजस्थानी, संस्कृत, प्राकृत या हिंदी। तो इसका राइट आंसर क्या है अपने को, हिंदी। तो थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना है कि प्रश्न थोड़ा अलग था, इसलिए यदि प्रश्न आ जाए कई परीक्षा में तो आपको ध्यान में होना चाहिए कि कन्नौजी वो बघेली क्या है, हिंदी की उपभाषा है, न कि राजस्थान की है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं अपन। नेक्स्ट, राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति, बहुत अच्छा प्रश्न है। अब इसको इंपोर्टेंट लगा दीजिएगा और ये परीक्षा में आने लायक है। तो आप कह सकते हैं राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति गुर्जरी अपभ्रंश, गुर्जरी अपभ्रंश से किसने मानी है। राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति गुर्जरी अपभ्रंश से किसने मानी है, जिसमें ऑप्शन अपने पास के मुंशी, गियर्सन, उद्योतन सूरी, पुरुषोत्तम मैनारिया। चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन मैंने ऐसे दिए कि आपको चारों ऑप्शन के बारे में पता होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर अपने पास के एम मुंशी, के एम मुंशी। और के एम मुंशी ने बताया है कि राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति कहाँ से हुई, गुर्जरी अपभ्रंश से हुई है। अब अपन आगे चलते हैं, इसके बारे में डिटेल व्याख्या करते हैं, जिसमें ये मैंने पूरा लिखा है। के एम मुंशी के द्वारा या अनुसार 11वीं सदी में इसकी उत्पत्ति गुर्जरी अपभ्रंश से हुई। तो पहला प्रश्न अपने पास मिल गया, कब मानी इसने, 11वीं सदी के अंदर गुर्जरी अपभ्रंश से होना माना है। दूसरी बात बोले अपन, गियर्सन और पुरुषोत्तम मैनारिया, पुरुषोत्तम मैनारिया थोड़ा नाम याद रखना आप। ग्रियर्सन और पुरुषोत्तम मैनारिया के अनुसार इसकी उत्पत्ति नागर अपभ्रंश से हुई। नगरी अपभ्रंश जो अपन बोलते हैं वही एक नागर अपभ्रंश से मानी है। फिर अपन आगे चलते हैं, तो क्या है, एलपी टेसिटोरी, एलपी टेसिटोरी ने क्या इसके बारे में बताया अपने को कि इसकी उत्पत्ति कहां से हुई, शोरसेनी अपभ्रंश से हुई है। तो आप तीनों प्रश्न थोड़े याद रखने, के एम मुंशी ने गुर्जरी अपभ्रंश से, ग्रियर्सन और पुरुषोत्तम मैनारिया ने नागर अपभ्रंश से, और एलपी टेसिटोरी के अनुसार शोरसेनी अपभ्रंश से इसकी उत्पत्ति हुई। ठीक है, आगे चलते हैं अपन, नेक्स्ट प्रश्न। तो आपको पता चलेगा इसमें एक और है, उद्योतन सूरी, और उद्योतन सूरी के बारे में आपको पता है क्या है, कुवलयमाला ग्रंथ की रचना की थी और उसके अंदर 18 भाषाओं का वर्णन है। तो आपको याद रखना, कुवलयमाला ग्रंथ की रचना उद्योतन सूरी ने की, जिसमें 18 भाषाओं का वर्णन है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट, राजस्थानी भाषा की मशाल या जुबान, अपन कह सकते हैं राजस्थानी भाषा की मशाल या जुबान किसे कहा जाता है। फिर अपन कहे कि मशाल जुबान होता क्या है, तो कह सकते हैं जिसने राजस्थानी भाषा को आगे बढ़ाया, जिसने राजस्थानी भाषा को अपने जुबान से लिखा या जुबान से बोला। और मनीषी, और मनीषी किसे कहते हैं, तो अपन राइट आंसर इसका है सीताराम लालस। आपने सुना होगा नाम सीताराम लालस का, जिसने राजस्थानी भाषा का शब्दकोश तैयार किया। क्या किया, शब्दकोश तैयार किया। और कहते हैं 2 लाख शब्द लिखे, कितने, 2 लाख शब्द से एक तरह से डिक्शनरी बनाई। तो आप कह सकते हैं शब्दकोश, ठीक है, डिक्शनरी बनाई सीताराम लालस। सीताराम लालस को भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री भी मिला। तो आपको ध्यान रखना कि सीताराम लालस जो जोधपुर के निवासी थे। एक प्रश्न तो ये बना था, जब मैंने प्रश्न देखा तो उसमें एक में तो ये प्रश्न था कि जोधपुर के निवासी पद्मश्री सीताराम लालस, और दूसरा है कि 2 लाख शब्दों का राजस्थानी भाषा का शब्दकोश किसने तैयार किया, और वो कौन है, सीताराम लालस। विश्व का सबसे बड़ा विश्वकोश है, आपको ध्यान देना, विश्वकोश बोले यानी कि शब्दकोश है। ठीक है, दोनों एक ही चीज है, विश्वकोश कहीं पर मिलता है, कहीं पर शब्दकोश मिलता है। नेक्स्ट अपने पास संत दादू की रचनाएं, संत दादू की रचना किस बोली में है, संत दादू दयाल की रचना किस बोली के अंदर है। तो आपको पता है दादू दयाल जी कहाँ पर थे, जयपुर में, और वहां पर ढूंढाड़ी बोली है। फिर अपन कहे कि दादू दयाल जी का जन्म कहाँ हुआ, ये एक अहमदाबाद के थे। प्रश्न बना था एक कि दादू दयाल जी का जन्म कहाँ हुआ था, अहमदाबाद में। वहां से जयपुर की तरफ आया और फिर ढूंढाड़ी हुई। तो अपन कहते हैं कि ढूंढाड़ी के अंदर गुजराती बोली का भी मिश्रण आ जाता है, वो कहाँ से आता है, तो दादू जी के द्वारा आता है। और अपन देखें कि दादू दयाल का प्रथम उपदेश देने का स्थान कहाँ पर था, तो प्रथम उपदेश याद रखना सांबर के पास में, सांबर झील है उसके पास में इन्होंने प्रथम बार उपदेश दिया ढूंढाड़ी भाषा में, उसके साथ में गुजराती को मिक्सअप करते हुए। नेक्स्ट प्रश्न अपने पास ये रहा, चलिए, ढूंढाड़ी बोली जिसमें गुजराती, ब्रज बोली और मारवाड़ी बोली का मिश्रण है। क्योंकि मारवाड़ी इसलिए कि जयपुर के पास में क्या है, नागौर है, नागौर के अंदर मारवाड़ी बोली जाती है, वहां से जयपुर के अंदर आ गई गुजराती, दादू जी लेकर आ गए, और ब्रज बोली भरतपुर अलवर की तरफ से इनके पास आ गई। तो तीनों का मिश्रण क्या है अपने पास, ढूंढाड़ी बोली। इस बोली में संत दादू दयाल जी ने अपने उपदेश दिए। तो इंपोर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए कि संत दादू दयाल जी कौन थे और उसने उपदेश किस भाषा में दिए। नेक्स्ट अपने पास
जोधराज का हमीर महाकाव्य किस बोली के अंदर है? हमीर महाकाव्य किस बोली में है? तो हमीर महाकाव्य का रचयिता कौन है? जोधराज। पहला प्रश्न अपने पास आ गया। फिर अपन कहते हैं किस बोली के अंदर है? जोधराज जी कहाँ के थे? हमीर जी कहाँ के थे? सवाई माधोपुर में, रणथंभौर के। और वहां पर जो भाषा है वो भाषा कौन सी चलती थी उस समय? मेवाती। और मेवात के अंदर एक तरह से कहते हैं अपन कि हमीर महाकाव्य की रचना की है। तो इसका राइट आंसर मेवाती है। आगे चलते हैं अपन। संत लाल दास जी, संत चरण दास जी की बोली भी कहते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको करना है। और ये क्या है कि मेवाती बोली को किसकी बोली बोला जाता है? संत लालदास जी की और संत चरण दास जी की बोली बोला जाता है। मेव समुदाय ज्यादा है, इसलिए यहाँ पर इसको नाम क्या पड़ा अपने पास? मेवाती। और सर्वाधिक लू शब्द का उपयोग होता है। देखिए ऐसे प्रश्न भी बनते हैं अपने पास कि किस बोली के अंदर सर्वाधिक लू शब्द का उपयोग होता है, कि मैं यहाँ पर खाऊ लू, मैं यहाँ पर जाऊ लू। ऐसे ऐसे लू शब्द का प्रयोग किया जाता है किसमें? मेवाती भाषाओं के अंदर। तो ये प्रश्न अपने पास हो गया। आगे चलते हैं। पूर्वी और पश्चिमी, अच्छा प्रश्न है। पूर्वी और पश्चिमी राजस्थानी का वर्गीकरण किसने किया? राजस्थानी भाषा लिख सकते हैं अपन। पूर्वी और पश्चिम, मतलब एक पूर्वी है एक पश्चिम है, दो भाषाओं के अंदर पूरे एक तरह से राजस्थान को बांटा है। ऐसा किसने किया? अपने को ऑप्शन मिलता है कि गियरसन, अन्य अन्य कोई अपन कह सकते हैं कि इतिहासकार हो गया, स्थानीय विद्वान या जनगणना ने। कोई भी मैंने प्रश्न बनाया है ऑप्शन में। और किसने किया? तो इसका राइट आंसर अपने पास याद रखना है, गियरसन ने किया है। तो गियरसन याद रखने के लिए अपने को ये प्रश्न जरूरी था। नेक्स्ट प्रश्न है अपने पास 30 नंबर। राजस्थान की कर्कश बोली कौन सी बोली जाती है? कर्कश। अब ये कर्कश का मतलब क्या है? यदि आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं आपको बताऊं कि यह कर्कश बोली का मतलब ये होता है कि सुनने में बहुत ही कटु भाषा, एक तरह से कटु होता है, सुनने में बहुत ही कठोर लगती है अपने को। कठोर बोले या कटु बोले, हम कहे कि कानों को सुनने में असहाय महसूस होती है, उसको कर्कश बोली बोला जाता है। तो कौन सी है? हाड़ौती है क्या? नहीं। मारवाड़ी अच्छी लगती है, मेवाड़ी भी अच्छी लगती है। कौन सी है? रागड़ी बोली। ये रागड़ी बोली क्या है? बहुत ही कर्कश बोली के नाम से जानी जाती है। तो अपन कहते हैं कि कहाँ पर है? एक तरह से रागड़ी बोली क्या है? मालवी की उपभाषा है ना। मालवी जो बोली है उसकी उप बोली के रूप में जानी जाती है। तो अपन कहते हैं कि एमपी के किनारे पर जो जिले लगते हैं उसके अंदर यह बोली जाती है। तो प्रतापगढ़ व झालावाड़ जिलों में सर्वाधिक है। इसके अलावा चित्तौड़ के अंदर भी बोली जाती है, कोटा के अंदर भी बोली जाती है। जो भी मालवा के आसपास क्षेत्र है उसके अंदर बोला जाता है। मारवाड़ी और मालवी का मिश्रण है। देखिए मालवी भी हुई और मारवाड़ी, दोनों का मिश्रण होता है यह। तो सर्वाधिक कर्कश बोली के रूप में जानी जाती है रागड़ी बोली। तो आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं अपन। राजस्थानी साहित्य अकादमी उदयपुर का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? देखिए बोली के टोटल 30 प्रश्न अपने पास हो गए। अब अपन 10 प्रश्न साहित्य अकादमी के जो भी एक तरह से अकादमी या संस्था है उनसे लेंगे, क्योंकि इसमें से भी एक प्रश्न आपके साथ बनता है कि इनकी कौन सी मासिक पत्रिका है, कौन सा पुरस्कार है, सर्वोच्च सम्मान कौन सा है, या अपन कहेंगे इसकी स्थापना कहाँ पर हुई, इस अकादमी का केंद्र कहाँ पर है, जिसमें प्रश्न पूछते हैं अपने पास और एक एक प्रश्न इसका आता है हमेशा। तो वो आपको ध्यान में रखना है। तो पहला प्रश्न अपने पास है, राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर का सर्वोच्च सम्मान किसका है? तो साहित्य अकादमी है कहाँ पर? उदयपुर में। पहली चीज आपके पास सर्वोच्च सम्मान मांगा है, कौन सा है? तो इसमें देखिए आप मीरा पुरस्कार, महाकवि माघ पुरस्कार, सूर्यमल पुरस्कार और मेवाड़ पुरस्कार, चार ऑप्शन है। उदयपुर में इसका राइट आंसर क्या है? मीरा पुरस्कार। तो राजस्थानी साहित्य अकादमी का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? मीरा पुरस्कार बोले या मीरा सम्मान कह सकते हैं। है क्या इसमें? तो ये रहा अपने पास पूरा कि साहित्य अकादमी जो है राजस्थान की उदयपुर में राज्य की प्रमुख साहित्यिक संस्था है, जो साहित्य के प्रसार प्रचार के लिए कार्य करती है। इसकी मासिक पत्रिका पत्रिका कौन सी है? मधुमती है। तो इसको इंपोर्टेंट करना है। राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर की मासिक पत्रिका है। हर वर्ष हर महीने एक पत्रिका निकलती है जिसको अपन क्या बोलते हैं? मधुमती। इसकी स्थापना 28 जनवरी 1958 को राज्य सरकार के द्वारा की गई। किस लिए की गई वो आपको पता है? साहित्य के प्रचार प्रसार के लिए। मासिक पत्रिका कौन सी? मधुमती है। ठीक है, आगे और चलते हैं अपन कि है क्या ये। तो उदयपुर में स्थित है, आपको पता चल गया। राजस्थानी हिंदी, डिंगल, पिंगल, ब्रज जैसी भाषाओं के साहित्य को बढ़ावा देने का कार्य करती है। कभी अपन कह सकते हैं कि भाषाओं का यदि प्रश्न भी पूछे तो आपको ध्यान रखना है 4 से 5 भाषाएं हैं जो साहित्य को बढ़ावा देती है। कौन सी है? राजस्थान साहित्यिक अकादमी। नेक्स्ट प्रश्न अपने पास
राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी जयपुर की स्थापना किस वर्ष हुई? वर्ष भी पूछे है ताकि वर्ष के नीचे जो डिटेल है वो अपन अच्छी तरह से व्याख्या उसकी कर सके। तो इसका राइट आंसर क्या है? आप देखिए, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी जयपुर की स्थापना किस वर्ष हुई? जिसमें 1969, 1959, 1995, 1950। राइट आंसर क्या अपने पास? 1969 के अंदर इसकी स्थापना की गई। आगे चलते हैं, क्या ये तो आपको पता होना चाहिए कि हिंदी ग्रंथ अकादमी जो है वो हिंदी माध्यम की उच्च शिक्षा के लिए, ध्यान रखना, हिंदी माध्यम की जो उच्च शिक्षा है उसके लिए पाठ्य पुस्तकें प्रकाशित करती है। तो पहला प्रश्न अपने पास ये आ गया। दूसरा अपन कहें कि स्थापना 1969 में भारत सरकार के द्वारा हुई, किस नीति के तहत? राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत हुई, स्वायत्त संस्था के रूप में, स्वायत्त संस्था के रूप में की। तो ये भी याद रखना कि किस तरह की संस्था है, तो स्वायत्त संस्था है। तो इंपोर्टेंट प्रश्न है, ऐसा प्रश्न बना हुआ था इसलिए मैंने आपके सामने इसको रखा है। ठीक है, आगे चलते हैं, क्या तो कहते हैं कि ये जो पुस्तक छापते हैं, ठीक है, वो कम कीमत वाली होती है और उसका सिद्धांत क्या होता है? न लाभ न हानि, न लाभ न हानि। मान लीजिए एक पुस्तक है, उसको प्रिंट तक या बाजार तक पहुंचाने में उसको 100 रुपए लगते हैं, तो वो उस पुस्तक के 100 रुपए ही लेंगे। ठीक है, यानी कि उनको एक भी रुपया घर से डालने की जरूरत नहीं है, न एक रुपया भी उसको कमाने की जरूरत है। यानी न लाभ न हानि के सिद्धांत पर कार्य करता है हिंदी ग्रंथ अकादमी। नेक्स्ट चलते हैं अपन, राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी जो कहाँ पर है? बीकानेर के अंदर है। तो पहला आपको याद रखना है कि बीकानेर के अंदर कौन सी संस्था है? राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी बीकानेर। का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? ठीक है, प्रश्न के उत्तर बताने से पहले मैं बताना चाहूंगा आपको, प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे लग रहे हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। लाइक करने में कोई भी पैसे लगते नहीं है, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि मेरे और भी वीडियो आपके सामने आएंगे तो वो भी आपके लिए फायदेमंद होंगे। तो इसका राइट आंसर आपको पता होना चाहिए, साहित्य संस्कृति अकादमी बीकानेर का सर्वोच्च सम्मान, जिसमें 4 ऑप्शन है: मीरा पुरस्कार, महाकवि महाग सम्मान, सूर्यमल मिश्रण शिखर सम्मान, बैतुल बेगम पुरस्कार। तो आपको पता है इसका राइट आंसर क्या? सूर्यमल मिश्रण शिखर सम्मान। अपन कहें बैतुल बेगम कौन है? तो एक तरह से मांड गायिका है, आपको प्रश्न याद रहना चाहिए, मांड गायिका है। ठीक है, महाकवि माघ पुरस्कार भी दिया जाता है जो अपन आगे देखेंगे, तो आपको ये पता होना चाहिए। ये रहा पूरा का पूरा, मैंने डिस्क्रिप्शन एक तरह से लिखा है इसका, कि जो अकादमी है राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृति के प्रसार प्रचार संरक्षण और विकास के लिए कार्य करती है। पहला इस पता चल गया। 25 जनवरी 1983 को राजस्थान सरकार के द्वारा इसकी स्थापना हुई। यह लेखकों को वित्तीय सहायता देती है। मान लीजिए मैं एक शोध कर रहा हूँ किसी पर, मेरे पास पैसों की कमी है, तो आपको ये वित्तीय सहायता देगी, छात्रवृत्ति देगी और अनुवाद परियोजना को प्रोत्साहन देती है। कोई भी ऐसा प्रोग्राम होता है जिसमें उसको प्रोत्साहन दिया जाता है। आगे चलते हैं अपन कि और क्या इसके अलावा पुरस्कार, इसके अलावा एक सम्मान और दिया जाता है इसमें, महाकवि पृथ्वीराज राठौड़ सम्मान। और पृथ्वीराज राठौड़ कौन था? आपको पता होगा, पृथ्वीराज राठौड़ वही था जिन्होंने बहुत सारे ग्रंथ की रचना की। एक ग्रंथ फेमस था वैली किशन रुक्मणी ख्यात, और अपन कहे कि बीकानेर के राजकुमार थे, राय सिंह के भाई थे, कल्याण मल के पुत्र थे, जिनको अकबर ने क्या कहा, कौन सी जागीर दी थी? अपन कहे तो गागरौन की जागीर दी थी अकबर ने, और वहीं पर बैठकर ये ग्रंथ लिखा था। इस ग्रंथ के अंदर अपन कहे कि प्रताप को पाथल और खुद को पीथल बोला इन्होंने। तो बहुत सारी चीजें हैं जो पृथ्वीराज राठौर से संबंधित है। जो ये साहित्य और संस्कृति अकादमी है बीकानेर, इसकी एक पत्रिका है जिसका नाम क्या है? जागती जोत। तो आपको याद रखना है कि जागती जोत है क्या? तो एक पत्रिका है जो बीकानेर के द्वारा प्रकाशित की जाती है। ठीक है, तो आपको याद रखना है जागती जोत क्या है? तो एक पत्रिका है। किसकी पत्रिका है? तो आपको ध्यान रखना है कि राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी बीकानेर की यह पत्रिका है, और उसका प्रमुख पुरस्कार कौन सा है, सम्मान कौन सा है? सूर्यमल मिश्रण सम्मान। और दूसरा सम्मान कौन सा है? पृथ्वीराज राठौड़ सम्मान। ठीक है, आगे चलते हैं। राजस्थान उर्दू अकादमी कहाँ स्थित है? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, टोंक। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या अपने पास? जयपुर के अंदर उर्दू अकादमी, उर्दू को बढ़ावा देने के लिए, उर्दू के साहित्य को बढ़ावा देने के लिए इस अकादमी की स्थापना हुई 1979 के अंदर जयपुर में इसकी स्थापना। पहला प्रश्न अपने पास होना चाहिए, उद्देश्य क्या था? उर्दू भाषा के संरक्षण के लिए और इसको बढ़ावा देने के लिए। दूसरा प्रश्न अपने पास, तीसरा क्या है? यह संस्थान एक पत्रिका प्रकाशित करती है जिसका नाम क्या है? नकलिस्तान। इसका नाम क्या है? नकलिस्तान क्या है? तो उर्दू का जो अकादमी है उस अकादमी का एक तरह से पत्रिका है, तो नकलिस्तान भी नाम आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास राजस्थान संस्कृत अकादमी। राजस्थान संस्कृत अकादमी जयपुर के द्वारा कौन सी पत्रिका प्रकाशित होती है? कौन सी पत्रिका प्रकाशित
होती है। संस्कृत अकादमी है जयपुर के अंदर। 4 ऑप्शन है अपने पास, सिंधु दूत, ब्रजदल, मधुमती और स्वर मंगला। तो राइट आंसर अपने पास स्वर मंगला है, आपको याद रखना है। सिंधु दूत क्या है? तो एक सिंधु अकादमी है जो अपने पास जयपुर में, उसका एक तरह से अपन कहे कि क्या है, पत्रिका है। तो सिंधु दूत क्या है? सिंधु अकादमी की पत्रिका है। फिर अपन कहे कि ब्रिज शतदल क्या है? ब्रिज अकादमी की पत्रिका है। ब्रिज जो अकादमी है, ब्रिज भाषा अकादमी, उसकी पत्रिका है। और मधुमती आपको पता ही है, मैंने बता दिया। और स्वर मंगला किसकी है? संस्कृत अकादमी जयपुर की पत्रिका है। ठीक है, स्वर मंगला के साथ में एक नाम और याद रखना आपने को, और वो क्या है? स्वर मंगला, स्वर माला। दो नाम याद रखना है, स्वर मंगला व स्वर माला। ये दोनों ही राजस्थान संस्कृत अकादमी जयपुर, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1981 के अंदर हुई थी, उसकी पत्रिकाएं है। और इसका सर्वोच्च सम्मान क्या है? महाकवि माग पुरस्कार। ठीक है, तो ये मैंने इसके साथ में ऐड कर लिया। अलग से प्रश्न बनाने की जरूरत था, मैंने नहीं समझी। जब मैं डिटेल दे ही रहा हूं तो क्यों ना इसी प्रश्न के साथ इसको दे दूं। महाकवि माग पुरस्कार किसका है? संस्कृत वाला देखना आपको, संस्कृत अकादमी है जो जयपुर में है, उसका सर्वोच्च सम्मान है। महाकवि माग पुरस्कार संस्कृत अकादमी। नेक्स्ट अपने पास 36 नंबर प्रश्न, राजस्थान राज्य अभिलेखागार की स्थापना 1956 में कहां पर हुई? 1956 लिखा है, इसलिए आपको याद रखना है कि 1956 में कहां पर हुई थी? पहली बार जयपुर के अंदर, फिर बाद में उसको बीकानेर स्थानांतरित यानी ट्रांसफर कर दिया था। ठीक है, तो आप कह सकते हैं 1956 में इसकी स्थापना कहां पर हुई? जयपुर में हुई। ठीक है, आगे क्या है कि 1956 में जयपुर में, और 1960 में इसकी स्थापना बीकानेर के अंदर हुई। एक तरह से इसको स्थानांतरित किया गया, ट्रांसफर किया गया। ये का प्रश्न होना चाहिए। बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया कि इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? 1956 में जयपुर में, और वर्तमान में कहाँ पर है? तो बीकानेर के अंदर है। ये अपने पास ब्रिज भाषा अकादमी की स्थापना 1986 में कहाँ हुई? राजस्थान ब्रिज भाषा अकादमी की स्थापना 1986 में कहाँ पर हुई? राइट आंसर इसका क्या है? जयपुर है। जबकि ब्रिज भाषा देखते अपन क्या कर देते हैं, इसको भरतपुर करते हैं, परंतु अकादमी की स्थापना कहाँ पर है? जयपुर के अंदर है। फिर मैंने अभी आपको बताया कि इसकी एक पत्रिका है जिसका नाम क्या है? ब्रिज शतदल। इसकी पत्रिका कौन सी? त्रैमासिक पत्रिका है। 3 महीने के अंदर एक बार निकलती है, यानी कि साल के अंदर कितनी है? 4 बार इसकी पत्रिकाएं प्रकाशित होती है। ब्रिज शतदल, ब्रिज भाषा अकादमी की पत्रिका। 38 नंबर प्रश्न है, राजस्थान सांस्कृतिक, या कह सकते हैं राजस्थान में सर्वाधिक सांस्कृतिक कार्यक्रम कहाँ आयोजित होते हैं? सर्वाधिक सांस्कृतिक कार्यक्रम अपने को पता है ज्वार कला केंद्र, और ज्वार कला केंद्र है कहाँ पर? अपने को पता है कि ये कहाँ पर है? जयपुर के अंदर है, जहां पर सर्वाधिक कार्यक्रम संचालित होते हैं। जयपुर के अंदर ज्वार कला केंद्र। जो अपन कहे कि ज्वार कला केंद्र है क्या, इसकी स्थापना किसने की? तो आपको पता है ज्वार कला केंद्र जयपुर के अंदर है। सर्वाधिक सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। इसकी स्थापना 1993 के अंदर राजस्थान सरकार के द्वारा की गई, जवाहर कला केंद्र। ठीक है, तो 1993 आपको याद रखना है। सांस्कृतिक प्रोग्राम याद रखना है कहाँ पर? तो ये जयपुर के अंदर है, ये भी आपको याद रखना है। फिर है बहुत बड़ा अच्छा प्रश्न, भारतीय लोक कला मंडल कहाँ पर स्थित है? भारतीय लोक कला मंडल कहाँ पर स्थित है? तो अपने को 4 ऑप्शन है, जिसमें राइट आंसर क्या अपने पास? उदयपुर। उदयपुर के अंदर भारतीय लोक कला मंडल है, और लोक कलाओं को संरक्षित करने का कार्य करता है। ठीक है, आगे अपन देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या अपन को प्रश्न बनते हैं, जिसमें एक तो ये है कि 1952 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। पहला प्रश्न इसमें ये बनता है। दूसरा है कि स्थापना किसने की थी? देवीलाल सामर के द्वारा की गई थी। दूसरा प्रश्न अपने पास ये बनता है, देवीलाल सामर कौन थे जिन्होंने कठपुतलियों के संरक्षण के लिए कार्य किया था? तो तीसरा प्रश्न अपने पास, कठपुतलियों के संरक्षण का कार्य करने वाले कौन थे? देवीलाल सामर थे। और फिर अपन कहे कि विश्व प्रसिद्ध कठपुतलियों का संग्रहालय कहाँ पर है? तो वो कहा था अपने पास इस लोक कला मंडल के अंदर। ठीक है, तो ये प्रश्न आपने को याद रखने हैं, क्योंकि परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। 40 नंबर प्रश्न अपने पास कौन से है? तो आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान की स्थापना 1954 में कहां पर हुई? 1954 में कहां पर हुई? तो आपको ध्यान रखना है कि इसकी राइट आंसर क्या है? जोधपुर। जोधपुर के अंदर राजस्थान प्राच्य प्रतिष्ठान की स्थापना की गई। और आपको याद रखना है कि किसके द्वारा हुई थी, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। 1954 के अंदर मुनि जीन विजय जी के द्वारा, मुनि जीन विजय जी के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, तो ये जोधपुर के अंदर हुई थी। और फिर अपन कहे कि काम क्या था इसका? प्रतिष्ठान प्राचीन पांडुलिपियों का संग्रह कर रहा था, संरक्षण कर रहा है, और संपादन प्रकाशन कर रहा है। तो ये चारों ही आपको याद रखना है, संग्रह, संरक्षण, संपादन और प्रकाशन, प्राचीन पांडुलिपियों का, प्राचीन पांडुलिपियों का। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है अपने लिए। फिर अपन कहे कि संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश और राजस्थानी भाषाओं के
अप्रकाशित ग्रंथों पर शोध को बढ़ावा देता है। ऐसे ग्रंथ जो कभी प्रकाशित नहीं हुए उनके लिए यह अध्ययन करने पर जोर दे रहा है। तो आपको याद रखना है राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान जोधपुर। और अपना अंतिम प्रश्न है 41, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी जोधपुर की स्थापना किस वर्ष हुई? संगीत नाटक अकादमी, तो संगीत को बढ़ावा देने के लिए एक संगीत नाटक अकादमी है जोधपुर के अंदर, किस वर्ष हुई? राइट आंसर अपने पास ए है इसका, 1947 के अंदर। 1947 नहीं पूछा जाता वैसे, परंतु इसका एक खास पुरस्कार है, उस पुरस्कार को याद रखना है अपने को, और पुरस्कार मैंने नीचे लिखा है जो आपको ध्यान में रखना है। और ये कौन सा है? सर्वोच्च सम्मान देते हैं कला पुरोधा संगीत नाटक अकादमी का सर्वोच्च सम्मान है। तो आपको संगीत नाटक अकादमी याद रखना है, 1947 याद रखना है, कला पुरोधा आपको याद रखना है। तो ये थे कुछ प्रश्न जो अपने को ध्यान में रखने थे। इस वीडियो को लाइक जरूर करें, यदि अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि मेरे वीडियो मिलते ही आप उसको देख सके। जय हिंद।